लाइट, कैमरा, एक्शन। सिनेमा की दुनिया के ये तीन वो जादुई शब्द हैं जो एक काल्पनिक कहानी को हकीकत में बदल देते हैं। माइक ऑन है और यहाँ बातें रॉ हैं। स्वागत करते हैं एक बेहतरीन डायरेक्टर और मेरे बहुत अच्छे दोस्त जिन्होंने भट्ट कैंप की बड़ी फिल्मों से लेकर टीवी, ओटीटी तक हजारों बार इन शब्दों को जिया है। द ट्रेन, किलर, यारा, जश्न, स्वीटी विद अन्ना राय जैसी बड़ी फिल्मों का डायरेक्शन किया है। हसनैन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो अनफिल्टर बातें विद शकील हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मुंह से मेरा नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो हसनैन भाई, क्या आप तैयार हैं आज हमारे साथ अनफिल्टर होने के लिए? अनफिल्टर्ड, रॉ एंड अनसेंसर्ड। तो आज बहुत सारी अनफिल्टर्ड बातें करेंगे। हसनैन भाई, सबसे पहले जानना चाहते हैं, मुझे ये बताइए, ये जो फिल्मी सफर है आपका, ये कैसे स्टार्ट हुआ? कहां से आपने इस फिल्म इंडस्ट्री में इंटर किया और कैसे एक डायरेक्टर बन गए? ये मेरा सफर जो शुरू हुआ, बेसिकली मेरी फैमिली हिस्ट्री जो है ये पूरी फिल्म लाइन से बिलोंग करती है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो कहीं से माइग्रेट होकर आए थे हैदराबाद से, वो और यहाँ पर फिर वो बस गए और उनको ये चकाचौंध दुनिया जो इतनी लुभा गई कि उन्होंने इस मुंबई को ही अपना शहर बना लिया और यहाँ पर से उनकी जर्नी की शुरुआत हुई। एंड उसके बाद मेरे फादर जो है वो एंटर हुए इस लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और बाकी जो बिजनेस सेक्टर है उसमें। एंड मेरा जो है थर्ड जनरेशन है जो अब इस लाइन के अंदर है। मेरी शुरुआत हुई एडिटिंग से बेसिकली। आपने एक माइग्रेट वाली बात बोली है, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे, वो क्या? मेरे ग्रैंडफादर जो आए थे हैदराबाद से, वो बेसिकली उनके कपड़े की दुकान थी हैदराबाद में। एंड वो जो कपड़ा खरीदी करने के लिए उनके फादर जो है, जो कादर भाई हैं, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने उनको भेजा था मुंबई। और मुंबई में आके उन्होंने जो चकाचौंध देखा तो वो यहीं बस गए। उसके बाद वो रिटर्न गए ही नहीं वो। तो उनकी शुरुआत हुई सबसे पहले ज्योति स्टूडियो से। ज्योति स्टूडियो में उन्होंने काम शुरू किया, वहाँ पर ऑफिस में काम करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे वो एडिटिंग सीखे वहाँ पर, क्योंकि एडिटिंग उस टाइम पे अमूमन क्या होता था, ग्रैंडफादर जी, वो अमूमन क्या होता था कि जो प्रोड्यूसर्स के ऑफिस होती थी, जो स्टूडियोज के अंदर एडिटिंग रूम्स वगैरह हुआ करती थी, तो वहीं पर वो जाया करते थे। तो एडिटिंग धीरे धीरे सीख गए, स्टार्टेड एडिटिंग शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद धीरे धीरे वो प्रोडक्शन में आ गए, फिर प्रोडक्शन मैनेजर से स्टार्ट किया। फिर उन्होंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की जिसका नाम है हरिकेन एक्सप्रेस। हरिकेन एक्सप्रेस, हाँ। उसमें जो फरीदा जलाल जी जो हमारी एक्ट्रेस है, उनके मम्मी जो थे वो हीरोइन थी। और अगर आप जानते हैं अब्बास अली मुगल जो इंडस्ट्री के वन ऑफ द टॉप फाइट मास्टर्स है, उनके फादर जी। आपने जो गाना देखा होगा महबूबा महबूबा में जो मैंडोलिन बजाते वो, जो बंजारा जो बजाता है, तो वो हीरो थे। तो उनको लेके उन्होंने फिल्म बनाई। एंड उसके बाद वैसे उनकी जर्नी की शुरुआत हुई। सो धीरे धीरे करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन में आए वो और डिस्ट्रीब्यूट करने लगे काफी फिल्म्स। बचपन कैसा था आपका हसनैन भाई? बचपन पूरा फिल्मी था। लोग जो है घर में जो है लूडोस खेलते थे और ये खेलते थे, हम लोग रील से खेलते थे। एक टाइम पे वो जो बिकता था एंड और इंटरवल, बिकॉज एंड और इंटरवल जो है वो कहीं जो है वो प्रिंट नहीं करके देता था प्रोड्यूसर्स, तो उनको अलग से प्रिंट करवाना पड़ता था। द एंड और इंटरवल, ये दो चीज़ अलग वो प्रोड्यूसर्स जो है करते नहीं थे, तो उनको अलग से प्रिंट करवा के हमको डिस्ट्रीब्यूटर को भेजना पड़ता था वो। तो वो घर में अक्सर वो एंड इंटरवल प्रिंट होके आते थे, तो जो हम लोग काट के जो डिस्ट्रीब्यूटर को भेजते थे, कहीं भेजा 50 फीट 100 फीट, तो घर में वो पड़ा रहता था, उससे हम लोग रोल खेलते थे एंड इंटरवल से। सो माहौल ही पूरा फिल्मी रहा घर का पूरा। हसनैन भाई, 90s के एरा की बात करें कि 90s के एरा में आपने जब डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा, तो उस टाइम के बड़े दिग्गज डायरेक्टर हुआ करते थे, धर्मेश दर्शन, महेश भट्ट, विक्रम भट्ट, उनके साथ आपने काम किया, आपने असिस्ट किया, आपने उनको एसोसिएट किया। तो कैसा अनुभव रहा? मुझे वन बाय वन तीनों के बारे में आप अपने एक्सपीरियंस बताइए।
धर्मेश दर्शन जी को मैंने फर्स्ट फिल्म थी मेरी जो राजा हिंदुस्तानी, उसमें मैंने उनका असिस्ट किया था। और इट वाज अ कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस। एक जो बच्चा जब पैदा होता है माँ की गोद से निकलने के बाद जो सीखता है दुनिया में कि किस तरह से क्या होता है, मतलब कैसे जिया जाता है, वो फिल्म मेकिंग पूरा मैंने धर्मेश जी के वहाँ सीखा। और उनका एक स्कूल थोड़ा बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि उनका जो है वो इतना इंटेंस है और ह्यूमन इमोशंस के साथ खेलते हैं वो, कि वो जो इनिशियल जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो आपके दिमाग में बस जाती है। तो कभी भी आप जब फ्यूचर में आप डायरेक्टर बनते हो या कुछ, तो आपकी जो स्कूलिंग कहाँ से हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी स्कूलिंग राइट जगह से हुई है। तो वो एक एडवांटेज था धर्मेश जी के साथ। और बहुत बेहतरीन डायरेक्टर है वो, और बहुत ही दिल लगा के बहुत लगन से काम करते हैं, बहुत ही इंटेंस पिक्चर बनाते हैं। सो एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था उनके साथ। न्यूज़ में हमेशा देखा जाता है भट्ट जी के साथ आपके गले मिलने की फोटोज सोशल मीडिया भी काफी दिखती है। आपके नाम को टाइप करें तो भट्ट, महेश भट्ट जी का नाम हमेशा आता रहता है। कैसा प्यार है और कैसा संबंध है आपका उनके साथ और कैसा रिलेशन रहा है? भट्ट साहब बेहतरीन डायरेक्टर तो है ही, उसमें कोई डिनाइड नहीं है। और कोई मतलब मैं दो शब्द ऐड करूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि उनकी मतलब और बढ़ जाएगा। वो ऑलरेडी एक ऐसे मुकाम पे है कि उनको मतलब तारीफ की जरूरत नहीं है उनको। और भट्ट साहब के एक चीज मुझे बहुत पसंद आई, वो बड़े बेबाक है, वो बोल्ड है, और जो अंदर से जो फील होता है आदमी का, जो अंदर का जो एक जमीर होता है, वो जमीर को निचोड़ के रख देते हैं। वो कैरेक्टर का जिससे वो डायरेक्ट करते हैं उसके जमीर को झंझोड़ डालते हैं। वो इस तरह के डायरेक्टर है वो। सो उससे जो रियलिज्म जो बाहर निकल के आती है वो बहुत कमाल की। पर्दे पे ऐसा लगता है कि वाह, यही मतलब एक कॉमन आदमी को लगता है ये मैं ही हूँ, ये मैं जी रहा हूँ। जैसे आप उनकी फिल्में जैसे अर्थ देख लीजिए, सारांश देख लीजिए, जो क्लासिक फिल्म्स है जो है उनकी, मतलब जिसपे भट्ट साहब का ट्रेडमार्क लिखा हुआ है हर जगह। मतलब सो आप देखिए, वो आपको वो फिल्म को अंदर से झिझोड़ देती है पूरा। फिल्म इंडस्ट्री में राज कपूर साहब के बाद एक ग्लैमर वर्ड को भट्ट साहब ने दिखाया है अपने तरीके से, अपने अंदाज में, थोड़े बेबाक अंदाज में। उन्होंने एक एरा को लेके आए और उन्होंने एक एरा जिया है। तो थोड़ा सा अनफिल्टर होके मुझे उस एरा के बारे में बताइए। जैसे मैंने कहा कि भट्ट साहब जो है बड़े बेबाक है, कोई लगाम नहीं है। वो भी जैसे एक बेलगाम घोड़ा कैसे होता है, इस तरह से है भट्ट साहब। सो उन्होंने जो फील किया, उन्होंने जो महसूस किया, जो जिंदगी उन्होंने जी है, वो जिंदगी वो उन्होंने पर्दे पे उन्होंने दिखा दिया पूरा। जैसे अगर आप देखें आशिकी, तो जो जिंदगी उन्होंने जी है, जो इट्स अ रियल लाइफ इंसिडेंट जो आशिकी में, जैसे वो पूजा भट्ट जो है उनकी बेटी, उनकी मम्मी को जो वो भगा के लेके गए थे कॉलेज से, वो पूरा वाकया है उसके अंदर। वो मतलब उन्होंने वही जिंदगी अपनी उसमें डाल दी है। और जहां तक कि आप सेंसुअलिटी की बात करते हैं, तो राज साहब ने जो सेंसुअलिटी को ऑलवेज एक ब्यूटी की तरह प्रेजेंट किया है, और भट्ट साहब ने इसे एज अ टूल प्रेजेंट किया। ऑलवेज बोलते भट्ट साहब कि सेक्स एंड शाहरुख खान सेल्स, तो उन्होंने बेचने का एक जरिया बना दिया कि सेक्स दिखाओ, लोग आएंगे देखने के लिए। या तो आपकी फिल्मों में सेक्स है या शाहरुख खान है, ये दो पिक्चर आपकी बिक जाएगी। सो एक उनका वो एक मयार था कि इस तरह का, मतलब जो है उनको जो सेंसुअलिटी में कोई ब्यूटी नहीं थी उसकी, मतलब जो इनका एक सेंसुअलिटी ऐसा था कि भाई एक बेचने का तरीका है। तो उनके ही लफ्ज है ये कि सेक्स एंड शाहरुख खान सेल्स। मुझे सुनने में आया है कि भट्ट साहब कभी किसी स्टार के साथ काम नहीं करते थे, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सही है, सही सुना है आपने, बहुत ही सही सुना है। बिकॉज भट्ट साहब ने जिन लोगों के साथ काम किया है, वो सब लोग जो अपने इनिशियल कैरियर में या तो भट्ट साहब ने ब्रेक दिया है, या तो
वो इतने बड़े स्टार्स नहीं थे उस टाइम पे। जैसे आशिक देख लो, राहुल रॉय और अपना जो अनु अग्रवाल, उन दोनों को ब्रेक दिया उन्होंने। सारांश में देख लीजिए, अनुपम खेर को ब्रेक दिया उन्होंने। और अर्थ में जो है वो स्मिता पाटिल जी और कुलभूषण जी, मतलब वो दे वर कंसिडर्ड इनटू अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एक्टर्स। सो वो उन्होंने उसकी उनके बाद की फिल्मों में भी आप देख लीजिए, जहाँ पर इवन आप नाम देख लीजिए, नाम में जो संजय दत्त का करियर जो उसके पहले काफ़ी लो चल रहा था, नाम से उनका करियर चेंज हुआ, बिकॉज ही वॉज नॉट अ स्टार बिफोर नाम। तो वो उनका जो एक रहा है पूरा ग्राफ, बिकॉज वो एक कुम्हार है, जो पॉटर होता है, पॉटर जो क्ले बनाता है, एक मटका बनाता है, तो वो ऑलवेज बोलते कि जो मिट्टी जो है अगर गीली और चिकनी हो तो मैं उसको आकार दे सकता हूँ, लेकिन अगर आपने वो मटका जो है आप उसको सेक कर लाए हो भट्टी के अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसका, मैं आकार तो दे ही नहीं सकता, उसका कुछ हो ही नहीं सकता। सो ऑलवेज ही बिलीव्ड कि आप ऐसा कलाकार लेके आओ कि जिसे मैं आकार दे सकूं, जो अपने एक डायरेक्शन के हिसाब से मुझे जिस तरह से उसको प्रेजेंट करना है प्रेजेंट कर सकूं। बिकॉज रॉ होगा, नया होगा, तो वो करप्ट नहीं होगा। बिकॉज अगर बाकी जो स्टार्स है वो ऑलरेडी करप्ट होके आ चुके हैं और उनके अंदर सेट नोशन कि मैं ऐसे ही करूंगा, मैं ऐसा दिखूंगा, मैं यहाँ से दिखूंगा, मेरा लेफ्ट अच्छा लग रहा है, मेरा राइट अच्छा लग रहा है, मेरे पीछे से शॉट ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये शॉट काट दो, ये रख दो। सो ये जो है नए आर्टिस्ट बहुत रॉ होते हैं और उसमें एक रॉनेस में बहुत ही एक अलग सी कशिश होती है वो। हसनैन भाई, आपकी जिंदगी में 3 बड़े गुरु आए हैं, धर्मेश दर्शन, महेश भट्ट और विक्रम भट्ट। आपने इन 3 गुरुओं में कौन से अपने अंदर अडॉप्ट किए हैं कैरेक्टर को? इनमें से क्या क्या चीजें ली हैं और कौन क्या मानते हैं आपकी ये मेरे अंदर परफेक्ट गुरु मेरे अंदर है? देखो, तीनों जो डायरेक्टर्स है अपने आप में बहुत बड़े डायरेक्टर्स हैं और तीनों का एक स्टाइल ऑफ मेकिंग, जो फिल्म मेकिंग का स्टाइल तीनों का अलग अलग है, एक दूसरे से कहीं मैच नहीं करता। और किसी भी डायरेक्टर का अगर आप देख लो वर्ल्ड वाइड या देख लो कहीं भी, हर एक डायरेक्टर का जो है दूसरे डायरेक्टर से फिल्म मेकिंग मैच नहीं करेगा। वो इट्स लाइक अ फिंगरप्रिंट, हर आदमी का फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता। कुछ ना कुछ एक वो ट्रेड जो होता है वो कहीं ना कहीं वो आदमी छोड़ देता है अपना। सो जैसे एक थाली सजी हुई होती है खाने की, उसमें हर तरह की डिश होती है, उसमें स्वीट डिश भी होता है, उसमें थोड़ा तीखा भी होता है, थोड़ा अलग तरह की सब्जी होती है, तो आप सबका स्वाद लेते हैं। आप एक ही जो है किसी को अडॉप्ट नहीं कर लेते। जैसे मैं आपको अगर थाली भर के मीठा खाना दे दूं तो आपका जी मिचलाने लगेगा थोड़ी देर बाद। सो आप सबका स्वाद लेते हैं और अल्टीमेटली जब आप एक्सपीरियंस होता है, जब आप खाने खा के उठते हैं तो लगता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा खाना खाया। तो ये सब लोगों का जो है गुण थोड़ा 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 मिला के है, वो एक इसमें डाल के, अब मेरे में से जो निकलेगा वो अच्छा निकलेगा बुरा निकलेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक जो है वो कहीं ना कहीं सबका थोड़ा 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 ट्रेट होगा। सो ओवरऑल हम ये नहीं बोल सकते कि मैं इसी डायरेक्टर को फॉलो कर रहा हूँ या इसी फिल्म मेकर को या इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। आपने असिस्टेंट डायरेक्शन में बहुत सारी फिल्में की हैं जी, और जो कि आपको चांस, बड़ा चांस जो एक विशेष फिल्म से मिला है, तो कैसे वो चांस आपको विशेष फिल्म में मिला, वो थोड़ा सा मुझे डिस्क्राइब करिए। और आपकी जो को डायरेक्टर को पार्टनर थी रक्षा मिस्त्री, उनके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। विशेष फिल्म से जो मेरा ताल्लुकात है वो बहुत पुराना है। हम लोग जब मैंने स्टार्ट किया था करियर फिल्म का जी, तो हम लोग विशेष फिल्म्स के एडिटिंग रूम जो था एक नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी में, वहीं पर हम लोग एडिट किया करते थे, ट्रेलर्स वगैरह बनाया करते थे हम लोग। सो वहाँ से मेरी मुलाकात जो है भट्ट साहब से, मुकेश जी से, वहाँ से शुरू हुई। लेकिन उस टाइम पे मैं डायरेक्शन में नहीं था, मैं एडिटिंग में था और मैं किसी और के लिए काम कर रहा था वहाँ पर एज अ असिस्टेंट एडिटर वगैरह। सो वहाँ पर मेरी मुलाकात होती रहती थी। खैर मेरे डैड मेरे इंडस्ट्री में थे, डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उस हिसाब से तो मेरी मुलाकात होती ही रहती थी उनसे। वो जानते थे मेरे को कि ये शब्बीर भाई का लड़का है वगैरह। सो उसके बाद जो है जब मैं धर्मेश जी का एक जो पूरा हुआ, जो एक्सटेंट पूरा हुआ मेला धड़कन के बाद, राजा हिंदुस्तानी मेला और धड़कन के बाद जो पूरा एक 3 फिल्म खत्म करने के बाद जब मैं भट्ट साहब के पास आया, सो वहाँ से मैंने भट्ट साहब को तमन्ना फिल्म में असिस्ट किया मैं उनको। और
वहाँ से जो है एक भट्ट साहब के साथ जो एज अ इंटरेक्शन एज अ डायरेक्टर एंड असिस्टेंट वहाँ से शुरू हुआ बेसिकली। एंड उसके बाद तो मैं उसी कंपनी में रह गया बेसिकली। एंड बहुत सारी पिक्चरें मैंने विक्रम जी के साथ की मैंने उस कंपनी के अंदर, जैसे कसूर, राज, आवारा पागल दीवाना, इंतहा, एतबार वगैरह बहुत सारी फिल्में जो विक्रम जी के साथ की वो उसी कंपनी में एसोसिएटेड थी, और बाकी बाहर के प्रोड्यूसर भी थे जो उसमें। सो वो कंपनी ऐसी है मेरी जिंदगी में जैसे एक फैमिली जैसा हो गया था। मतलब सुबह उठ के विशेष फिल्म के ऑफिस जाना, शाम को घर आना, विशेष फिल्म के ऑफिस से एडिटिंग रूम जाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, मतलब हर काम जो रिलेटेड था मेरी जिंदगी में वो विशेष फिल्म से जुड़ा हुआ था। सो ये पूरी जो मेरी जो जर्नी है उसका समझो ना करीबन 60-70% हिस्सा जो है विशेष फिल्म के अंदर ही आता है पूरा। आपकी जर्नी में जो भी डायरेक्टर्स आए उन्होंने फिल्म तो अच्छी बनाई, म्यूजिक के लेवल में उन्होंने बहुत कमाल, जैसे जो भी आपने नाम लिया, राज, कसूर, राजा हिंदुस्तानी, मेला, इन सब की म्यूजिक बहुत बड़ी हिट रही है जी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप मुझे, कैसे ये हिट म्यूजिक बनाने का फॉर्मूला क्या है? म्यूजिक जो बनाता है वो बेसिकली म्यूजिक डायरेक्टर ही बनाता है। जैसे विशेष फिल्म में मैंने पहले भी मेंशन किया था इस शो में कि बहुत सारे आर्टिस्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो उसके साथ बहुत सारे उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, सिंगर्स, डायरेक्टर, बहुत सारे नए लोगों को विशेष फिल्म ने इंट्रोड्यूस किया था। उसमें से वन ऑफ देम वाज नदीम श्रवण आल्सो। सो आशिकी दिले के मानता नहीं सड़क से नदीम श्रवण आए विशेष फिल्म के अंदर, एंड वहाँ से लेके राज तक आई थिंक नदीम श्रवण जी वहीं पर थे, मतलब उसी कंपनी में थे। सो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। इवन अनु मलिक जी जो है उनका कैरियर एक टाइम पे जो काफ़ी जो रिवाइव करने में विशेष फिल्म का हाथ रहा है, बिकॉज सर, और काफ़ी फिल्में उन्होंने की जो कमाल के हिट म्यूजिक दिए। फिर तेरी कहानी याद आएगी, उसमें बहुत सारे जो म्यूजिक जो है वो अनु मलिक जी ने भी दिए। बेसिकली क्या होता है कि आप जब कुछ खरीदने जाते हो तो एक फॉर एग्जांपल एक सब्जी वाले के ठेले पे जाते हो तो आपको एक टमाटर का एक ढेर पड़ा होता है, वो आपको चुनना है इसमें से अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा। उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, सड़े हुए भी होते हैं। तो वो एक जो होता है एक्सपर्टीज डायरेक्टर का कि उसमें से अच्छा वाला चुन के निकाल ले, और बाकी हमारा कोई कंट्रीब्यूशन एज पर से नहीं होता। ऐसा हम लोग म्यूजिक डायरेक्टर को एक गाइडलाइंस देते कि भाई मुझे इस तरह का सिचुएशन है, इस तरह के गाने चाहिए। अब वो जो गाने हमको सुनाता है वो हमारे कान में कितना अच्छा लगता है, कितना मेलोडियस लगता है, वो आपका जजमेंट है कि ये गाना चलेगा, ये गाना नहीं चलेगा। कितने सहमत हैं उस एरा के म्यूजिक में और आज के एरा के म्यूजिक में? जो म्यूजिक डायरेक्टर्स उस समय जो म्यूजिक बना रहे थे, जो आपने नाम लिया, नदीम श्रवण जी है ना, अनु मलिक जी, एंड MM करीम, हाँ MM करीम, मतलब ऐसे बड़े नाम हैं। और आज जो लोग काम कर रहे हैं, और ऑफकोर्स आपके साथ मिथुन ने बहुत अच्छा म्यूजिक किया, आपने खुद उस फिल्म के डेब्यू किया है, उस पर भी हम आएंगे, बहुत जल्दी बात करेंगे। तो कितना सहमत हैं आप उस एरा की म्यूजिक में और आज के एरा की म्यूजिक? मैं नहीं कहूँगा। बेसिकली क्या है कि जब डेकेड चेंज होता है, एरा चेंज होता है, तो चीज़ें चेंज होती है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। अगर आप जो है 70s और 80s का म्यूजिक कंपेयर करोगे 90s के साथ, तो बहुत सारा चेंज आया उसके अंदर, और 90s का चेंज कंपेयर करोगे 2000 से, उसमें बहुत सारा चेंज आया, और आज के दौर का तो बहुत ही चेंज है। हसनैन भाई, बात करेंगे इस एरा के सबसे बड़े महानायक की, जो अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, इरफान खान साहब। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जी जी बिल्कुल, दुआ करते। हमें ये बताइए कि फर्स्ट डेब्यू आपने उनके साथ किया, इरफान खान और इमरान हाशमी के साथ, द किलर, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए। कैसे अपॉर्चुनिटी आपको मिली, कैसा बना, और कैसे वो एक हिट फिल्म का फॉर्मूला आपने बना दिया? इरफान भाई के साथ मैंने बहुत काम किया बिफोर किलर ऑल्सो। कसूर में भी थे वो, और एक दो फिल्में में थे, फुटपाथ में थे वो, और मैंने रोग पिक्चर थी जो पूजा जी की, उसमें पूरा पोस्ट प्रोडक्शन मैंने किया था, तो उसमें मेरा काफ़ी इंटरेक्शन हुआ था। इरफान भाई वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, मतलब ऑलवेज मुझे जहाँ भी मिलते, डबिंग वगैरह में मिलते या जहाँ भी मिलते, मुझे ऑलवेज एक बहुत प्यार से बोलते थे, मियाँ अभी कब तक करोगे, डायरेक्ट करोगे या ऐसे ही
सो मैंने उनको एक बार बोला, सर है दिली चाहत तो वही है और एम भी वही है, सो इंशाल्लाह अगर कुछ मौका हुआ तो ज़रूर मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। एंड ही वॉज वेरी सपोर्टिव एंड बिकॉज विशेष फिल्म में उन्होंने काफ़ी काम किया था, भट्ट साहब के साथ भी काफ़ी काम किया था। तो विशेष फिल्म का जब ये स्टोरी आई द किलर की, तो उस टाइम पे एक ही नाम हमारे जहन में आया कि इरफान भाई, एंड इट वॉज अ वेरी पावरफुल रोल। एंड हमने जब उनको अप्रोच किया तो मेरी एक्चुअली मुलाकात हुई भी नहीं थी, एंड मेरे को तो सरप्राइज था एक्चुअली कि इरफान भाई को इन्होंने बात की है इस सब्जेक्ट के बारे में कि इस तरह का कोई सब्जेक्ट लिखा जा रहा है। और डेब्यू आपको? और डेब्यू मैं कर रहा हूँ, और मेरी पार्टनर थी रक्षा मिस्त्री साथ में, हम लोग 2 को डायरेक्टर्स हैं उसमें। सो मुझे तो पता ही नहीं था कि मतलब इरफान भाई को, एंड जब मुझे पता चला था आई वाज थ्रिल्ड। एंड वो जब आए बैठे फर्स्ट नरेशन में, मैंने उनको नरेट किया पूरा, सो वहां से उन्होंने बोला ऐसे डन करते हैं हम लोग। इरफान भाई के साथ मेरे भी थोड़े एक्सपीरियंस रहे हैं और आपने तो बहुत सारी फिल्में की हैं, काम किया उनके साथ। इरफान भाई के लिए ये कहा जाता था बड़े मूडी इंसान हैं जी, तो ये कितना सच है मुझे बताइए। नहीं ये सच नहीं है, मूडी वूडी नहीं थे वो। इरफान भाई बहुत ही एक मेथड एक्टर है वो हर चीज को बहुत इंटरनलाइज करते थे, चीजों को। जो क्या होता है कि जब आपके अंदर कुछ जाएगा तब वो चीज बाहर आएगी। कोई चीज जो आप फील करोगे, महसूस करोगे, या आपने जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंस किया हो या आपने नहीं किया हो, सो वो आपको एक फील उसका अंदर लेना है, और जब आपने अंदर उसको उतार लिया तब अपने तरीके से उसको बाहर निकालना है। सो इरफान भाई उस किस्म के एक्टर थे, और वो जो है वो बहुत ही प्रिसाइज से, मतलब वो जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। मुझे कुछ एक्सपीरियंस है कोई सेट का या कोई आपकी कहानी का या उनके साथ का कोई एक एक्सपीरियंस बता दीजिए। कैसा, जो आप साथ में थे, कुछ डिस्कस करते थे, या कैसा कुछ हुआ सीन पे, कभी शूट पे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा एज बिकॉज इरफान भाई ने एक बार जो कहानी सुन ली पूरा, उन्होंने स्क्रीन प्ले सुना, पूरा डायलॉग उन्होंने पूरा अपने जहन में पूरा उतार लिया कि मुझे ये कैरेक्टर इस तरह से प्ले करना है, और इस तरह से उसका जो एक ग्राफ बना था। सो एज शूटिंग के अंदर तो ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ एक्चुअली, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट होता है कि मतलब शूटिंग का ऐसा कोई इंसिडेंट जो याद रखना, मतलब बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, बट डेलिबरेटली कुछ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा जो मतलब जो फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट हम कहते। क्या कहते थे आपको, कैसे पुकारते थे, कैसे बुलाते थे? मियाँ करके बोला, अरे मियाँ। तो ओरिजिनल स्टाइल उनका इरफान भाई का इरफान भाई वाला ही था। मियाँ बुलाते थे। मियाँ कब कर रहे हो, शूट करें। साथ में 2 बड़े एक्टर थे, इरफान खान और इमरान हाशमी जी। तो कैसे मैनेज करते थे दोनों एक्टर को एक साथ? इमरान के साथ तो मेरा ग्राफ ही कुछ अलग था, बिकॉज जब हम लोग कसूर फिल्म कर रहे थे तो इमरान आया था कसूर फिल्म में एज एन अप्रेंटिस। सो वो हमारे अंडर था वो, तो हम लोग उसको मतलब काफ़ी चीज़ें बोलते थे कि ये क्लैप दे दे, ये दे दे, वैसे दे दे, एज एन असिस्टेंट। तो कंटिन्यूटी लिख ले, जाओ उस आर्टिस्ट को बुला के लेके आ। तो हमारा एक ग्राफ जो था एक कलीग वाला था कि अरे हाँ मेरा जूनियर है करके ये वो। लेकिन जब वो हीरो बन गया, फुटपाथ से ब्रेक मिला, बट वो ग्राफ चेंज नहीं हुआ, बिकॉज क्या था कि वो ऑफिस में उसका आना जाना डेली था, हमारे साथ में उठना बैठना, खाना कॉफ़ी पीना साथ में। सो वो एक जो कंफर्ट लेवल था ना वो बहुत ही था। सो मुझे तो पता ही नहीं चला, एक्चुअली मैंने 2 फिल्में बनाई उनके साथ, द किलर और ट्रेन, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इमरान हाशमी के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था ऑलवेज कि यार मेरे दोस्त के साथ है, मेरा दोस्त है ना, अरे मेरा फ्रेंड है, मेरा अरे इमरान है ना अपना, चलो यार ठीक है अपना हो जाएगा, चलो ये। तो इमरान को टेंशन है, कुछ होगा तो मैं बात करूँ, बोल दूंगा उसको, चलो ठीक है आप टेंशन मत लो। सो वो एक बहुत ही कंफर्ट लेवल था इमरान का। ये फिल्म आपने दुबई में शूट की थी? जी, द किलर दुबई में। और द ट्रेन मैंने शूट की बैंकॉक में शूट की, थाईलैंड में। तो कौन सी जगह आपको ज्यादा बेस्ट लगी, दुबई या बैंकॉक से? अगेन वही है कि दोनों जगह का अपना अपना एक अलग ही फ्लेवर है। दुबई का अलग फ्लेवर है और बैंकॉक का अलग फ्लेवर। अब दो अलग अलग जो कल्चर जो कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से, वो दोनों का अलग फ्लेवर, आप मिक्स नहीं कर सकते उसको। हीरो की बात हो गई, अब आते हैं हीरोइन पे। जी, आपका हीरोइंस के साथ भी इंटरेक्शंस हुआ होगा? जी, ऑफ कोर्स। और
इस फिल्म में ट्रेन में जो एक्ट्रेस थी गीता बसरा, तो अभी तो वो बहुत बड़े क्रिकेटर की वाइफ हैं जी। कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस आपका? गीता बसरा शी वॉज वेरी कॉमिक, मतलब फन लविंग थी, वो किसी चीज को सीरियस, उसको हम लोग बहुत प्रैंक करते थे गीता के साथ एक्चुअली बेसिकली, और हम लोग उसको कुछ भी स्टोरी बना के उल्लू बनाते थे, कुछ स्टोरी बना दिया, कुछ कर दिया, एंड वो बिलीव करती थी। तो शी वॉज वेरी इनोसेंट एंड वेरी किडिश टाइप थी वो, लेकिन शी वॉज फन। वो जो है कभी हमको गीता बसरा ने ये महसूस नहीं होने दिया कि बिकॉज एक हीरोइन की तरह हूँ, या ऐसे शी वॉज लाइक अ यूनिट मेंबर, हमारे साथ घुल मिल गई थी, मस्ती मजाक ये वो प्रैंक्स। सो इस तरह से हम लोग का बहुत अच्छा एक इक्वेशन था। हसनैन भाई, आपने निशा कोठारी और सयाली भगत के साथ भी काम किया है, तो ये सारी एक्ट्रेस में क्या कॉमन था और क्या आपको बेस्ट लगता था? किसके साथ काम करने का वापस मन होता था कि इनके साथ एक फिल्म और कर ले? नहीं, ऑल डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। सी, अगर आपका सब्जेक्ट कहीं किसी हीरोइन को या हीरो को अगर आपका सब्जेक्ट सूट करता है, सो आप उसके साथ एक नेक्स्ट फिल्म बनाने की सोचते हो कि भाई मैं ये फिल्म इसके साथ बनाऊंगा, बिकॉज ये कैरेक्टर जो मैंने सोचा है मेरे दिमाग में हूबहू उससे रिजेंबल होता है। लेकिन अगर आप खाली किसी को कास्ट कर रहे हो कि भाई मैं इमरान हाशमी के साथ ही काम करूंगा, या गीता बसरा के साथ ही करूंगा, या सयाली भगत के साथ, या निशा कोठारी के साथ, या इरफान भाई के साथ, तो फिर तो आपका वही हो गया, एक आपने जो एक प्रोजेक्ट बना रहे हो कि भाई ये प्रोजेक्ट ही बना दो, ये लोग हैं, ये बिकेंगे, इसको ले लो, इसके लो भाई, चाहे वो शूट करते हो सब्जेक्ट को ना करते हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उसके साथ काम करना है बिकॉज आपकी पिक्चर बिक जाएगी। सो वो ग्राफ ही अलग हो जाता है, वो अलग ही कुछ जोन में चली जाएगी आपकी पिक्चर। कहीं ना कहीं आप भट्ट साहब से सहमत हो कि मुझे स्टार नहीं चाहिए? नहीं, वैसा सहमत तो नहीं हूँ मैं, बिकॉज हम लोग ने बहुत सारे स्टार के साथ काम किया है, बिकॉज आमिर खान के साथ हमने काम किया, तभी जो है he was already a star. राजेंद्र हिंदुस्तानी में, बिफोर राजेंद्र हिंदुस्तानी he had given lot of hit films, he was a star. अक्षय कुमार जी स्टार थे जब हमने काम किया था आवारा पागल दीवाना में, इसमें इंतहा में, आवारा पागल दीवाना एंड वन मोर फिल्म। सो धड़कन में भी थे अक्षय जी, तो he was already a star। तो ऐसा कोई हमारी इनहिबिशन नहीं कि स्टार के साथ ही, he should suit the subject, because अगर आप धड़कन देखोगे तो कोई आदमी यही नहीं सोच सकता कि अक्षय कुमार जैसा एक्शन हीरो को लेके आप धड़कन जैसी फिल्म बनाओगे जिसमें उनका कैरेक्टर जो है वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जैसा था, कि जो वो इतना हम्बल और इतना ये था कैरेक्टर के, वो हर चीज में जो एक सभ्य आदमी को करना चाहिए, वो उस तरह का उनका पूरा कैरेक्टर था। तो आप सोच ही नहीं सकते कि अक्षय कुमार को लेके अगर कोई एक्शन फिल्म बनाने की सोचेगा, आप उसका टोटल आपने उल्टा कैरेक्टर आपने उसको दे दिया। तो सी, दिस इज ऑल्सो डिफरेंस कि आप कैरेक्टर के हिसाब से कास्टिंग करते हो, कास्टिंग के हिसाब से आप स्टोरी नहीं लिखते हो। मुझे ये बताइए, आपकी पार्टनर को डायरेक्टर आपके साथ रक्षा मिस्त्री काफी काम किया है जी। कैसा रहा आपका रिलेशन और क्यों अलग हो गए, उसके बारे में बताइए। हम लोग बेसिकली रक्षा मिस्त्री और मैं, हम लोग दोनों धर्मेश जी के साथ नहीं थे हम लोग, और हम लोगों ने करीबन राधे हिंदुस्तानी, मेला, धड़कन करीबन 6-7 साल हमने साथ में काम किया। उसके बाद जो है आई ब्रांच आउट, मैं इस तरफ आ गया भट्ट साहब की तरफ, रक्षा ने और 1-2 पिक्चर की धर्मेश जी के साथ, और इसके बाद रक्षा जो है उन्होंने राकेश जी को ज्वाइन किया था। सो अगर उस टाइम पे हम लोग एज एन असिस्टेंट ही थे, सो वी हैड नो चॉइस कि हम लोग हर जगह साथ में काम, कहीं रिक्वायरमेंट थी नहीं थी तो हम लोग दोनों अलग अलग हो गए। बट हम लोग का जो एक थॉट प्रोसेस था, जो स्टार्टिंग इनिशियल डेज से हम लोग ने स्टार्ट किया था, वो मैच हो रहा था हर जगह। सो हम लोग जब भी मिलते थे तो वी वुड टॉक कि नहीं हमको फिल्म बनानी, ये करनी है, एंड वी वुड डिस्कस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पे बनाएंगे, इस सब्जेक्ट पे बनाएंगे। सो हमारा थॉट प्रोसेस पहले से ही एक ही जैसा था पूरा। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको साथ में मिली कि आपने ये अपॉर्चुनिटी रक्षा जी को दी कि आप आइए हम साथ में मिलकर? ये साथ में ही थी बेसिकली,
एवरीथिंग जो था वो चल रहा था हमारी जिंदगी में, मतलब ये है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसको सब्जेक्ट पिच कर रहे, इसको कर रहे, तो हम लोग साथ ही में कर रहे थे हम लोग बेसिकली। सो एवरीथिंग वाज नोन, ऐसा कुछ था नहीं सीक्रेट के कोई भाई बने। ये इतनी सफल जोड़ी और इतनी हिट फिल्में देने के बाद, इतनी बड़ी फिल्में करने के बाद अलग क्यों हो गए? ये रक्षा जो है उनके बेसिकली मम्मी डैडी वगैरह जो है वो यूएस में जो है वो सेटल थे वो, एंड वहाँ पर उसका जो है ग्रीन कार्ड वगैरह जो है, बिकॉज शी हैड माइग्रेटेड फॉर समवेयर, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, एंड शी हैड टू गो टू यूएस, एंड उस वजह से हमारा जो है वो सेपरेशन जो जोड़ी जो टूटी, एंड उसके बाद जो शी केप्ट कमिंग इन आफ्टर 1 साल वहाँ रह के या ना, फिर देन आफ्टर अ पॉइंट शी सेड कि इट्स नॉट। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो जोड़ी टूटने से आपका ग्राफ नीचे गया है? सी टाइम्स भी चेंज हो गया, बहुत सारा टाइम चेंज हो गया, बहुत सारे चीज़ें चेंज हो गई, और देखो फिल्में तो जो बनाई हैं हम लोग ने, तो वो तो उसी इंटेंसिटी से और उसी मेहनत से और इसी लगन से बनाई है। कुछ चली, कुछ नहीं चली, हो सकता है कि कुछ मामला जो है गड़बड़ा भी गया हो, बट यू नेवर नो, यू डोंट, जो पास्ट है वो इसको आपको भूल कर आगे बढ़ना ही है लाइफ में, बिकॉज शी हैड टू माइग्रेट टू अमेरिका एंड शी हैड नो चॉइस, बिकॉज शी कुडंट कीप कमिंग बैक। हर साल में एक बार आना, 6 महीने रुकना, 6 महीने वापस जाना, तो उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा था पूरा, सो कोई ऑल्टरनेट नहीं था। हसनैन भाई, बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जी, न्यूज कंट्रोवर्सी जी, आपने तो बहुत देखी है जी, आपकी फिल्म यारब, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी उसके लिए जी। क्या वजह थी उसकी कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा फैल गई? क्या सब्जेक्ट था और क्या फिल्म के बारे में? ये बहुत सारा उसमें कंट्रोवर्सी भी हुआ था, और इसमें बहुत सारे थ्रेड भी थे कि हम लोग फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। हमारे एक फिल्म का बहुत बड़ा प्रीमियर रखा था गेटी गैलेक्सी में, सो वहाँ पर भी गेटी गैलेक्सी वालों को एक थ्रेट आया था कि अगर आप इसका प्रीमियर करेंगे तो हम थिएटर तोड़ देंगे, जला देंगे। सो उस वजह से जो एक सिक्योरिटी के वजह से हमको बुलाया गया, जो हमारे सीपी है मुंबई के उस टाइम पे जो थे, उसके ऑफिस से हमको कॉल आई थी, हमको बोला गया था कि अगर आपको ऐसा कोई थ्रेट परसेप्शन है तो हम आपको सिक्योरिटी देंगे वगैरह, एंड बहुत सारा कंट्रोवर्सी जो है वो सेंसर में भी हुआ था, तो हमने उसको रिवाइजिंग कमेटी में डाला, तो रिवाइजिंग कमेटी में भी उसके बहुत सारे कट्स मिले, तो हमने ये फिल्म को ट्रिब्यूनल में डाला था। कितना सहमत है आज की जो फिल्मोग्राफी जो बन रही है, और जब आप रियलिस्टिक सिनेमा उठाकर रियलिस्टिक कैरेक्टर्स लेके उसको अडॉप्ट कर लेते थे, और आज जो फिल्में बन रही हैं, सपोज कश्मीर फाइल, धुरंधर, तो कितना सहमत है आप उनकी स्टोरी से या उनके कैरेक्टराइजेशन से? कैरेक्टराइजेशन जो उनका जो है, जैसे धुरंधर का आप कहिए तो वो एक सिनेमैटिक फिल्म है, वो एक लार्जर देन लाइफ फिल्म है, और जो इंसिडेंट्स उसमें उठाए गए हैं वो कहीं ना कहीं हुए थे। बीच में मैं एक ये देख रहा था, किसी का शायद पॉडकास्ट था, पता नहीं कुछ उसमें कहीं शायद देख रहा था, या याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। सो उसमें ये जो चीज़ें हुई है कि जो गवर्नमेंट थी इसके पहले की, जो 2014 के पहले की जो गवर्नमेंट थी, उसके अंदर जो है जो अटैक हुआ था, उसके बाद जो है हमारे जो भी इंटेलिजेंस वाले हैं, जो भी उन्होंने एक एक जन को वहां पर जाके चुन चुन के मारा है। सो ये कहीं ना कहीं रियल इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है ये, सो ये चीजें हुई है। सो कहीं ना कहीं हमको एज अ फिल्म मेकर जो रियलिज्म और फिक्शन को कहीं एक मिक्स करके एक उसके न्यूट्रल ग्राउंड पे आना पड़ता है। सो इवन आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, अगर उन्होंने अगर जो है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पिक्चर बनाई होती कि एक टेररिस्ट इंडिया आया है और यहाँ पर जो कर रहा है, तो मे भी बहुत सारी फिल्में ऐसी आई थी जो मतलब उस जोन में थी तो शायद नहीं चलती, लेकिन ये फिल्म जो उनके पर्सपेक्टिव से थी कि वहाँ पर जो है कैसे इंडिया का रॉ एजेंट वहाँ जाके उनका जो अंदर का इंटरनल नेटवर्क है उसको उसने पूरा तोड़ दिया पूरा। सो आई थिंक इट्स अ वेल मेड फिल्म जो बनाई है उन्होंने। देखिए, हम फिल्म में बात करेंगे धुरंधर की। धुरंधर में तो हमने कैरेक्टर दिखाया कि पाकिस्तान में जाता है जी, इसमें तो आप खुद पाकिस्तान जाके एक फिल्म डायरेक्ट करके आए हैं जिसका नाम है शो शराबा जी, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था आपका वहां का। मुझे उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, जब आप पाकिस्तान गए तो क्या हुआ और कैसे हुआ, और पाकिस्तान के कौन से शहर में गए थे आप?
पाकिस्तान में मैं गया था 2016 में फिल्म शूट करने के लिए, शोर शराबा। बेसिकली वो कॉमेडी फिल्म थी। उसमें बहुत बड़े बड़े वहाँ के जो दिग्गज स्टार थे, मीरा थी उसमें, एंड बाकी बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स थे उसके अंदर। सो बहुत ही मतलब अलग ही माहौल है। मतलब वहाँ पर जो है वो जैसे हमको लगता था कि भाई जो यहाँ के लोग अगर वहाँ जाएंगे तो बड़े उन लोग को मतलब हिकारत की नज़र से देखेंगे या बहुत ही, तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुल थे उन लोग, और उन्होंने इतनी इज्जत दी हमको कि इंडिया से डायरेक्टर आए, मतलब इंडिया से डायरेक्टर आए, मतलब हमारे कोई मेहमान आए हैं हमको डायरेक्ट करने के लिए आए हैं। सो मतलब हर आर्टिस्ट, मतलब एक जूनियर से लेके जो टॉप मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट थे, सो वो मतलब ऐसे थे कि मतलब आप क्या करना चाहते सर, आप बताइए आप कैसे करना चाहते हैं। मतलब एवरीवन वाज सो लविंग एंड कैरिंग। मतलब आपको मतलब हर चीज में मतलब वो खुद ही खड़े रहते थे कि आप क्या खाएंगे, आप मतलब क्या सराखों पे आपको ले सराखों पे, मतलब उस तरह सराखों पे। मतलब कौन से शहर में थे पाकिस्तान के? मैं था लाहौर के अंदर। अच्छा। सो हमने शूट भी फिल्म की लाहौर के अंदर ही शूट की इस फिल्म को पूरी। लाहौर की बात करेंगे तो एक एक्ट्रेस आती हैं हमारी पाकिस्तान से, जिन्होंने भट्ट साहब ने उनको लॉन्च भी किया। हमारे दोस्त बहुत अच्छे, आपके और हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। उनका नाम है सेवी अली जी। उनकी फिल्म थी नजर जी, तो उसमें उन्होंने मीरा को आई थिंक लॉन्च किया था जी। तो मुझे उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। उनकी एक फिल्म आने वाली है साइको जी, तो किस तरह की एक्ट्रेस है मीरा और किस तरह का काम करती हैं और क्या अभी लगता है आपको उनके करियर? मीरा जी जो है वो बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस है। लोगों ने उसको बहुत मिसजज किया हुआ है, एंड काम के प्रति वो डेडिकेटेड है, वो इतनी जो खैर वहाँ पे तो वो जब उनका जो दौर था उस टाइम पे तो वो टॉप की एक्ट्रेस थी वो, और उनका मतलब एक पागलपन है फिल्म के प्रति, एक नशा है उसको एक फिल्म के लिए। सो ऐसे ही नहीं वो कहीं कोई मुकाम पर पहुंच गई वो। सो मीरा जी का अगर आप देखने जाओ तो हर जगह अगर आप देखने जाओ तो इंटरनेशनल, जैसे दुबई वगैरह जहाँ पे भी जो पाकिस्तान के लोग रहते हैं जो जानते हैं मीरा जी को, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उसको। सनी लियोनी को कैसे कास्ट कर लिया है भट्ट साहब ने? सनी लियोनी को मैं तो था नहीं एक्चुअली, बेसिकली उस टाइम पे जब वो उन्होंने कास्ट किया, लेकिन वो प्रोडक्शन पूजा भट्ट का प्रोडक्शन था। एंड लेकिन जो हमने जो बातें सुनी थी उनको, तो भट्ट साहब इज ऑलवेज कंट्रोवर्सी में जो बिलीव करते हैं कि इवन कि बुराई में भी जो है कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। नाम बदनाम हुआ तो भी नाम हुआ उसके अंदर, उस तरह का जो उनका एक फॉर्मूला है। और जब लोग एक पॉर्न स्टार के नाम से जो लोग थे कि नहीं इसको कैसे कास्ट करेंगे, तो उस टाइम पे उन्होंने जाके सनी लियोन को कास्ट किया। उन्होंने बिग बॉस के हाउस में गए और वहाँ जाके मिले सनी लियोन से, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कास्ट करना चाहता हूँ नेक्स्ट फिल्म में। सो अगेन भट्ट साहब जो वो करते हैं वो बेबाक है वो। हसनैन भाई, इतना बड़ा आपने दौर देखा है फिल्मों का, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया, सडन आप टीवी की तरफ रुख करते हैं जी, और टीवी में आप बनाते हैं सूरपुत्र करण, रजिया सुल्तान जी। कैसे, मतलब देखो क्या टेलीविजन जो है उस टाइम पे जो दौर चल रहा था 2007-8-9 का टेलीविजन पीक पे था, और कोई भी टेक्नोलॉजी जो है अगर आप देखने जाओ, अगर कुछ भी नया चीज जो आता है वो आप जो है आप उसको कहीं डिग्रेड नहीं कर सकते या उसको ये नहीं कर सकते, बिकॉज हर एक का एक जोन होता है। टेलीविजन भी जो है इनिशियली लोगों ने थोड़ी हिकारत की नज़र से करे, टेलीविजन अब फिल्मों के स्टार्स है और टेलीविजन में कैसे काम करेंगे, या फिल्म का डायरेक्टर है टेलीविजन कैसे डायरेक्ट करेगा। सो धीरे धीरे अमिताभ बच्चन साहब आ गए टेलीविजन पे, सलमान खान साहब आ गए, शाहरुख खान साहब आ गए, सब बड़े स्टार आ गए टेलीविजन पे, सब लोग ने शो किया, सब लोग ने टेलीविजन से पैसे कमाए। तो मैं बात करूंगा द ट्रेन की। द ट्रेन पर्सनली मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगती है, बहुत मीनिंगफुल फिल्म है जी। आपने द किलर बनाई, वो तो बहुत ही ग्रैंजर फिल्म है, एक अलग स्टार। लेकिन द ट्रेन एक स्टोरी को लेके एक ट्रेन में आपने जो स्टोरी स्टार्ट और एंड की, उसमें जो सस्पेंस क्रिएट किया जी, आपको नहीं लगता कि वो फिल्म बहुत बड़ी फिल्म है? देखो क्या है कि जब
एज अ फिल्म मेकर हम लोग फिल्म देखते हैं, जब रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं या जब उसको 5 साल या 10 साल बाद देखते हैं, तो हमको हमारी फिल्म ही लगता है कि यार ये क्या किया मैंने, यार इसमें ऐसा हो जाता, आउटडेटेड लगती है, थोड़ा ऐसा और कुछ कर देता इसमें यार ये। लेकिन उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, उस टाइम पे जो हमारा जो एक हमको जो सूझा, हमको जो एक लगा कि इस तरह से करना चाहिए, तो वो हमने किया। लेकिन देखो क्या होता है कि नो फिल्म मेकर इज सेटिस्फाइड। अगर आप 50 शॉट भी लोगे तो आपके बाद लगेगा कि नहीं और एक शॉट ले लेते तो अच्छा होता है यार, कुछ ऐसा कर देते। बट देयर इज नो एंड टू क्रिएटिविटी का कोई एंड नहीं होता। यू हैव टू पुट अ स्टॉप के बस या क्रिएटिविटी यहाँ खत्म हो जाएगी। असल में बात करेंगे, बहुत पुराना सवाल है, लेकिन आप डायरेक्टर हो तो आपसे ये जानना जरूरी समझता हूं मैं। जिस आप काउच पे बैठे हो, इसी की बात करते हैं जी। और हमारी इंडस्ट्री में कास्टिंग होती है जी। तो कास्टिंग काउच के बारे में मुझे बताइए, कितना सच है कि कास्टिंग काउच इंडस्ट्री में होती है या नहीं होती है, या इसको एक लोगों ने न्यूज के तौर पे लोगों का शोषण करना? देखो कास्टिंग काउच जो है वो इस इंडस्ट्री पे एक थोपा गया है एक्चुअली, एक वो बदनाम करने के लिए। बिकॉज हमारे लाइन में जो ग्लैमर है वो बिकता है, ग्लैमर बिकता है। और इसमें कोई शक नहीं, होता होगा कास्टिंग काउच, और पहले होता भी था ऐसा कास्टिंग काउच। और ये मी टू का जब से हुआ है और ये सब जो केसेस वगैरह हुए, उसके बाद अभी जो है वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट नील के बराबर हो गया। बिकॉज क्या है कि एक ज़माने में क्या था कि जो लोग आते थे अलग अलग स्टेट से आते थे, जो काम करना चाहते थे फिल्मों में, वो आके ऑफिस में मिलते थे प्रोड्यूसर्स की, एंड वहाँ पर जो है वो कुछ लोगों को बैड एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। लेकिन अभी क्या हुआ है, इसके जो मी टू के जो जब केसेस वगैरह हुए, उसके बाद अभी ऑलमोस्ट जो है 99% जो है लोगों ने मिलना बंद कर दिया आर्टिस्ट। मैं नाना पाटेकर साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे क्वेश्चन किया गया किसी टॉक शो में कि क्या हुआ था उस समय, तो नाना साहब ने एक ही बात बोली, कुछ हुआ ही नहीं था जी। तो ये कहीं ना कहीं फ्लॉप एक्ट्रेस या जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिसिटी से, कंट्रोवर्सी से, एलिगेशन का सहारा लेते हैं। ये कितनी सच्चाई है इसमें? गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है कभी कभी, वो जो कहावत है ना, तो उसमें यही होता है कि किसी लड़की के साथ ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हुआ होगा सच्ची में, लेकिन कुछ लोग जो है वो पब्लिसिटी पाने के लिए कि भाई इमीडिएटली मेरा जो है, बिकॉज न्यूज़ चैनल वाले भागेंगे हमारे पीछे, न्यूज़ चैनल वाले हमारा इंटरव्यू लेंगे एंड हम रातों रात फेमस हो जाएंगे। सो उसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने कंट्रोवर्सी किए, बहुत सारे लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाए लोगों पे। सो बोथ द साइड्स है कॉइन के, मतलब अच्छे और बुरे दोनों साइड है कॉइन के। लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं बेसिकली। उनको जिन्होंने भी किया, इनको आई डोंट थिंक सो कुछ फ़ायदा हुआ इनसे। और अगर आप कीचड़ में पत्थर जाके मारोगे तो चींटे आप ही उड़ेंगे लास्ट में। सो उसी तरह का है पूरा के बदनामी भी हो गई और काम भी नहीं मिला। आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं, आपको तो बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया होगा, ऑफर किया होगा इस बारे में कि मैं इस कास्ट के लिए या इस रोल के लिए कुछ भी करना चाहता हूँ, तो वो एक्सपीरियंस से जरा नहीं। देखो जो जिसमें काबिलियत होती है और जो जिसके साथ जो हमको लगता है कि हम ये फिल्म बना सकते हैं या जिसको हम ये पर्दे पे दिखा सकते हैं इस कैरेक्टर के लिए, सो उसको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिकॉज हमको वो दिख जाता है कि नहीं ये केपेबल है करने के लिए। और जो नहीं केपेबल है वो तो फिर आपको कुछ भी बोलेगा कि अब ले लो। और जैसा गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, भाई मेरी फाइल पास कर दो और मेरी फाइल पास कर दो। राइट। सो वो तो इसी तरह का है पूरा केस पूरा। हसन भाई, हमेशा कहा गया है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो जिस तरह से सिनेमा से टीवी और टीवी से ओटीटी, अब ओटीटी से एआई का जमाना आ गया है जी। कितने सहमत हैं जो आजकल ओटीटी से एआई की फिल्में बन रही हैं, एआई के एड बन रहे हैं, एआई की पोस्टर्स बन रहे हैं, एआई में फिल्में बन रही हैं, एआई के कंटेंट बन रहे हैं, तो कितने सहमत हैं? और आगे क्या आप इस फॉर्मेट को अडॉप्ट करेंगे, एआई फॉर्मेट को? देखो, आप टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते, ना ही उससे भाग सकते। आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते। सो बेस्ट है कि अडेप्ट कर लो उसको। अडेप्टेशन में ही जो है आप कितनी अच्छी तरह से अडेप्ट करते हो उसको। जैसा अगर एआई जो है एक टूल है
जिसके पास ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस इंफॉर्मेशन है उसके पास। सो आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करके आपका जो फिल्म मेकिंग है या आपका टेलीविजन है या आपका वर्टिकल है, आप उसमें कैसे उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो बेसिकली खूबी है। बिकॉज एआई जो है वो तो एक डेटा है, अगर आपको उसको यूज करने नहीं आता तो फिर वो एआई का कोई मतलब ही नहीं है। वो है एआई है नहीं, आपके लिए सब काला अक्षर भैंस बराबर है वो। लेकिन अगर आपको राइट यूज आता है उसका, और आप किस तरह से जो है सिनेमा के अंदर या जो भी आप फॉर्मेट बना रहे हो उसके अंदर आप एक करेक्ट ब्लेंड बनाते हो, एआई और रियल और जो वर्चुअल है और वीएफएक्स है, उसका एक करेक्ट जो मिश्रण होता है वो आप कैसे बनाते हो रियलिज्म क्रिएट करने के लिए। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे एआई को यूज करोगे तो वो पूरा फेक दिखने लगेगा वो। और अगर आपको फेक ही बनाना है कि पूरा एआई जनरेटेड ही बनाना है तो वो अलग जोन है आपके लिए। मतलब भाई आप पूरा एआई जनरेटेड जो है चीज़ें पूरी एआई जनरेटेड बनाओ, आपका जो विजन है उसके हिसाब से आप पूरा एआई जनरेटेड बनाओ। उसमें फिर आप कितना परफेक्शन ला सकते हो, कितना कन्विंसिंग कर सकते हो ऑडियंस को, आपका कैरेक्टर्स कितने रियल हो सकते हैं, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैटर। मगर आज के दौर में, अगर दौर में जो चल रहा है, आप एआई को कितना अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट करते हो तो वो आप पे डिपेंड होता है। कहीं ना कहीं ये डर फैलाया गया है और ये डर है लोगों के अंदर कि एआई जॉब खा रहा है जी, लोगों की कहीं ना कहीं कमजोरी बन रहा है और कहीं ना कहीं ये हावी हो रहा है एआई पे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, एआई कोई जॉब वॉब खाता नहीं बेसिकली। अब बेसिकली जो इससे कतरा कर भाग रहे हैं, जो ये टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो इस फील्ड से आउट हो रहे, मतलब उस जोन से आउट हो रहे वो। सो उनके पास ब्लेम करने के लिए कोई नहीं है तो उन्होंने एआई को ब्लेम कर दिया कि एआई जॉब खा रहा है। अगर आप इंडस्ट्री की बात छोड़ दीजिए, आप कहीं कॉर्पोरेट में चले जाइए, कॉर्पोरेट में भी कहीं आप जो है, कहीं आपको कुछ ड्राफ्ट करना है, कुछ करना है, आप पूरा एआई जनरेटेड आप करो तो इमीडिएटली वो देख लेता, बोला नहीं ये नहीं चलेगा, पूरा एआई जनरेटेड है। बिकॉज एआई जो आपको जो एक ड्राफ्ट दे रहा है वो 10,000 लोगों को वही ड्राफ्ट दे रहा है। सो आपका क्या डिफरेंट है उसके अंदर? वो एक फॉर्मेट देता है, वही ह्यूमन एक जो माइंड जो है वो इसमें आपको डाल के कि आपको कितना उसमें से लेना है, कितना डिस्कार्ड करना है, वो आपको सीखना है बस। वो अगर आप सीख गए तो आप जीत गए। एज हसनैन हैदराबाद वाला की बात करेंगे तो वो एआई से आगे क्या बनाने वाले हैं और उसको कैसे यूज करते हैं? हम एआई जो है, हम लोग डेली जो वर्टिकल्स बनाते हैं और जो टेलीविजन में आई डोंट नो अभी हो रहा है कि नहीं, बट सिनेमा है, सिनेमा में हो रहा है एआई यूज। अभी रिसेंटली मैंने कुछ शूट किया था वर्टिकल के अंदर, उसमें बहुत सारा मैंने एआई यूज किया है। मतलब उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया हम लोग, चीज़ें जो कैसे इनकॉर्पोरेट की है उसके अंदर, कि कुछ रियलिज्म शॉट लेके फिर उसको किस तरह से हमको उसको मैनिपुलेट करना है, एआई में कुछ चीज़ जनरेट करनी है, ताकि क्या है कि आपके जो लुक एंड फील है वो इंटैक्ट रहे, लेकिन आपका जो डायमेंशन है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं एनिमेशन का रिप्लेसमेंट एआई है? नहीं, एनिमेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, एआई इज कम्प्लीटली डिफरेंट। एआई कैन एनिमेशन कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ एआई, बिकॉज अगर आप एआई को एनिमेशन जनरेट करने बोलेंगे वो एनिमेशन जनरेट करेगा। सो एआई इट्स अ टूल एंड एनिमेशन इज अ फॉर्मेट। सो दोनों चीजें अलग अलग हैं। बहुत हम्बल रहे आप, बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही मेरी आवाज तो थोड़े लाउड हो गई, पेशेंस के साथ। हाँ, मेरा वॉइस भी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे शो में। अरे प्लेजर इज ऑल माइन। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए। कैसा लगा आपको हमारे साथ बातें करके? बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा शकील भाई मेरा, जो आपके शो में आया, मैं आपने इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। और ये जो बातें आपने की है बहुत ही डिफरेंट किस्म की बातें की है। बिकॉज यूजुअली पॉडकास्ट मैंने देखा है जो लोग बातें करते हैं, ज़्यादातर कंट्रोवर्सीज की बातें करते हैं, ज़्यादातर जो है वो आप कुछ चटपटा इंसिडेंट सुना दो, उस तरह से की बातें करते हैं। लेकिन आपने बहुत ही एक डिफरेंट जोन में जाके आपने बात की है, जो एक फिल्म मेकर का जो एक विजन होता है, एक उसका एक तरीका है काम करने, उस जोन में जाके बात की।
बहुत ही डिफरेंट पॉडकास्ट जो मैंने आपके साथ किया है। एंड उम्मीद है ये आपका ये पॉडकास्ट बहुत चले और ये हो। हसनैन भाई, अनफिल्टर्ड का मतलब ये नहीं है कि हम अपने गेस्ट के कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ नेगेटिव पॉइंट, मेरा अनफिल्टर्ड करने का मतलब ये है कि कुछ बातें जो दिल में रह जाती है, जो अनकही अनसुनी बातें हैं, जो रॉ हैं, जो रियल है, उसको रिवील करना चाह रहे थे। तो मेरा उद्देश्य उतना ही है कि आपको मैं जानता था कि आप मेरे शो के लिए एक परफेक्ट गेस्ट हो, तो मैंने आपको इनवाइट किया कि हसनैन भाई आइए, हम कुछ बातें करते हैं और ये बातें लोगों को पता चले। ऐसी बातें तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं बैठ के, नॉर्मल बातें हैं, इसमें हमने कोई कुछ अलग सी बातें नहीं की, लेकिन जनरल नॉलेज की बातें हैं, ये तो हम हमेशा करते थे, काफी साल पुराने दोस्त हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हसनैन भाई, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह हमारी दोस्ती इसी तरह से बरकरार रहेगी और दुआ कीजिए कि हमारा शो अनफिल्टर बातें, आपका भाई शकील हाशमी इसी तरह से लोगों के साथ चलता रहे और करता रहे। मैं उम्मीद करता हूँ ये शो बहुत हिट हो, बहुत चले आपका अनफिल्टर्ड शो, और अच्छे मुकाम पर पहुंचे ये और काफ़ी लोग देखें। और व्यूअर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये शो जो है अनफिल्टर्ड जो शो है शकील हाशमी के एज अ होस्ट, आप प्लीज़ जाके देखिए। इसमें आपको बहुत सारी ऐसी बातें सुनने मिलेगी जो आपने रियल सिनेमा में जो पर्दे के पीछे एक्चुअली होता है वो आपने नहीं देखा होगा, या एक फिल्म मेकर के दिमाग में या एक एक्टर एक्ट्रेस के दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको सुनने मिलेगा, बजाय कोई कंट्रोवर्सी के या बजाय कोई ऐसी चीज़ें जो आपने हर टाइम जो मैगजीन्स वगैरह में पढ़ते रहते हैं। सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं शकील हाशमी जी को और उनकी कंप्लीट टीम को। थैंक यू सो मच।